इस लेक्चर से हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 6 तीन वर्ग 3 ऑर्डर्स। और इस चैप्टर के लिए हमारा लेक्चर नंबर 6 होगा। इससे पहले के 5 लेक्चर्स हम बहुत ही नॉलेज के साथ और बहुत ही मज़े के साथ कवर कर चुके हैं। और आज हम हमारे लेक्चर की शुरुआत करेंगे चौथे वर्ग से, नए नगर और नगरवासी से। तो आज मैं आपको बता दूं, मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, आवाज़ थोड़ी कम हो सकती है, तो आप मैनेज कर लीजिएगा प्लीज़। ओके, तो आज हम शुरुआत करेंगे हमारी चौथे वर्ग से, नए नगर और नगरवासी से। ओके, तो मैं आपको पहले पिछला रिमाइंडर दिला देता हूँ कि हमने पीछे क्या क्या पढ़ा था। हम 3 वर्गों के बारे में पढ़ते आ रहे थे, है ना। पादरी वर्ग, अभिजात वर्ग और कृषक वर्ग। हमने पश्चिमी यूरोप की पूरी सामंतवादी व्यवस्था को समझा था। वेस्लेस प्रथा को हमने समझ लिया था कि कौन कौन से 3 वर्ग उसके अंदर होते थे। उसके बाद हम देख रहे थे कि वो कौन से कारक थे जिन्होंने आर्थिक और सामाजिक संबंधों को प्रभावित किया, यानी कि जो लॉर्ड और जो कृषक थे उनके बीच में जो आर्थिक और जो सामाजिक संबंध बने हुए थे, उन संबंधों को प्रभावित करने वाले कारक कौन से थे, उन संबंधों को प्रभावित करने वाली चीज़ें कौन सी थी, है ना। यानी कि सामंतवाद को प्रभावित करने वाली कौन सी चीज़ें थी, सामंतवाद का अंत कैसे हो रहा था, किस तरह इस व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा था, इन चीज़ों पर हम गौर कर रहे थे। सबसे पहले हमने पर्यावरण वाले फैक्टर के बारे में पढ़ा, है ना, कि किस तरह 11वीं सदी से पहले का जो पर्यावरण था वो बहुत ही ठंडा था। बहुत सारे वन थे पश्चिमी यूरोप में, जिसके कारण जो खेती थी वो बहुत कम होती थी और उत्पादन भी बहुत कम होता था। फिर 11वीं सदी के बाद क्या हुआ, 11वीं सदी के बाद थोड़ी सी गर्माहट हुई, वन क्षेत्र भी थोड़े से कम हुए, जिसके कारण उत्पादन में थोड़ी सी वृद्धि होने लगी, ज़्यादा से ज़्यादा खेती होने लगी और इससे कृषकों को, किसानों को भी क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। ओके, फिर उसके बाद हमने कृषि प्रौद्योगिकी वाले फैक्टर पर, कृषि प्रौद्योगिकी वाला जो कारक था उस पर गौर किया था। उसमें क्या था कि 11वीं सदी से पहले की जो कृषि थी वो बहुत ही आदिम किस्म की थी, यानी कि बहुत ही पुराने औज़ारों का प्रयोग होता था, जैसे कि लकड़ी के हल का प्रयोग होता था, जिसके कारण जो फसल थी वो अच्छी तरह से नहीं उग पाती थी और उत्पादन भी कम होता था, है ना। और 2 चक्रीय व्यवस्था का यूज़ होता था 11वीं सदी से पहले। लेकिन क्या हुआ, 11वीं सदी के बाद 3 चक्रीय व्यवस्था का प्रयोग होने लगा। नई-नई कृषि प्रौद्योगिकी आ गई, जैसे कि जो लोहे के हल थे उनका प्रयोग होने लगा लकड़ी के हल की जगह। ओके, और कृषि करने के तरीके भी बदल गए, जैसे कि जो पट्टे होते थे पहले पशुओं के गर्दन में बांधे जाते थे, लेकिन अब कहाँ बांधे जाने लगे, वो कंधों पर बांधे जाने लगे, जिससे जानवरों को शक्ति मिलती। ओके, तो इस तरह कृषि प्रौद्योगिकी में भी अंतर आया, कृषि प्रौद्योगिकी में भी बदलाव हुआ 11वीं सदी में, और कृषि करने के तरीके में भी बदलाव हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, और भी ज़्यादा पैदावार होने लगी और भी ज़्यादा उत्पादन होने लगा। ओके, फिर उसके बाद हम भूमि के उपयोग के बारे में भी देखा कि किस तरह पहले 2 चक्रीय व्यवस्था यूज़ होती थी, खेतों को 2 भागों में बाँट दिया जाता था। फिर 11वीं सदी के बाद कौन-सी व्यवस्था यूज़ होने लगी, 11वीं सदी के बाद हमारी 3 चक्रीय व्यवस्था प्रयोग होने लगी, यानी कि भूमि थी उसको 3 भागों में बाँट दिया जाता था। क्लियर? यहाँ तक हम कर चुके थे, आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ आ गया था। ओके, तो आगे कहानी क्या चलती है, हमने एक लास्ट पैराग्राफ क्या देखा था पिछले लेक्चर में। लास्ट पैराग्राफ में हमने देखा था मुद्रा विनिमय, है ना। क्या होने लग गया था, मुद्रा विनिमय होने लग गया था। पहले चीज़ों का लेन-देन होता था और लॉर्ड होता था जो कृषक से क्या करवाता था, श्रम करवाता था, लेकिन अब वो कृषक से क्या लेने लग गया, मूल्य लेने लग गया, यानी कि कृषक से कर लेने लग गया, पैसे लेने लग गया, है ना। तब तक मुद्रा नहीं आई थी, मुद्रा का प्रयोग बहुत ही संकुचित था। लेकिन 11वीं सदी, 13वीं सदी आते-आते क्या होने लगा, मुद्रा का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में होने लगा, सारे काम मुद्रा में होने लगे। तो ये मुद्रा का प्रयोग कैसे प्रचलित हुआ, वो मैं आपको सीरीज़ बता देता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, उत्पादन कम होता था, उत्पादन ज़्यादा होने लगा, यानी कि उत्पादन इतना होने लगा कि पूरे के पूरे यूरोप का क्या भर गया। मान लीजिए किसी गांव में खेती हो रही है, तो वहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होने का क्या मतलब हुआ कि उस गांव में रहने वाले लोगों का पेट भी भर गया और उसके अतिरिक्त भी आपके पास अनाज रह गया, आप उसके अतिरिक्त भी खाद्य वस्तु आपके पास रह गई, यानी कि आपने अपना पेट भी भर लिया और बाकी का जो आपने उत्पादन किया था वो भी आपके पास रह गया। तो अब आप इसका क्या करोगे,
सिंपल सी बात है, आप इसको बेचने जाओगे। तो इस प्रकार जब उत्पादन बढ़ने लगा यूरोप में, तो जो अतिरिक्त अनाज होता था, अतिरिक्त खाद्य पदार्थ होते थे, उनको बेचे जाने की ज़रूरत महसूस हुई। जब उनको बेचे जाने की ज़रूरत महसूस हुई तो उनको खरीदने के लिए क्या बनी, छोटी-छोटी दुकानें बनी, विपणन केंद्र बने। अब वो दुकानें बन गई तो इस प्रकार दुकानों से जो दुकानदार होते थे वो अनाज के बदले किसान को कोई दूसरी चीज़ दे देते थे। पहले वस्तु विनिमय चला, फिर वस्तु विनिमय की जगह लोगों ने दिमाग लगाया और फिर क्या हुआ, मुद्रा विनिमय आ गया, यानी कि अब करेंसी का यूज़ होने लग गया, पैसे रुपए का यूज़ होने लग गया। ओके, तो वस्तु के बदले वस्तु नहीं देते थे, बल्कि वस्तु ली और पैसे दे, जैसे कि आज हम कर रहे हैं। तो इस प्रकार मुद्रा विनिमय का यूज़ होने लग गया, है ना। फिर जो लॉर्ड था उसने भी मुद्रा विनिमय को अपनी व्यवस्था में ला दिया कि जो कृषक था उससे श्रम करवाने की बजाय वो उससे क्या ले लेता, कर ले लेता, उससे पैसे ले लेता, है ना। जो उत्पादन किया है श्रमिक ने अपने श्रम से, कृषक ने अपने श्रम से जो उत्पादन किया वो अपने पास रखे, बस वो तो उसको महीने में क्या दे दे, आके कर दे दे, आके पैसा दे दे लॉर्ड को, है ना। तो ये बात हम पढ़ रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन था मुद्रा विनिमय, जिसने उस सामाजिक संबंध को और आर्थिक संबंध को भी प्रभावित किया सामंतवाद के, है ना। अब एक तो लॉर्ड का कृषक के ऊपर पूरा का पूरा दबाव रहे, डायरेक्ट दबाव रहे, लेकिन अब क्या हो गया, इनडायरेक्टली हो गया ना, बीच में पैसा आ गया। तो इस प्रकार जो ये परिवर्तन हो रहे थे, इनके कारण क्या हो रहा था, यूरोप की जो ये व्यवस्था थी वो धीरे धीरे बदल रही थी, परिवर्तित हो रही थी। ओके, अब जैसे व्यापार होने लग गया, समृद्धि आने लग गई, जनसंख्या बढ़ने लग गई। जब खाने को ज़्यादा मिलेगा, जनसंख्या बढ़ने लगी, समृद्धि आने लगी, तो क्या हुआ, सिंपल सी बात है, नगर बस गए, और नगर बस गए तो वहाँ पे रहने वाले लोग नगरवासी भी आ गए। और जैसे ही नगर बसे, हमारा एक चौथा वर्ग भी उत्पन्न हो गया, जिसको हम यहाँ पे आपको बुक में दिखाया गया, चौथा वर्ग, फिर आगे क्वेश्चन मार्क, है ना, क्योंकि एक बहुत आश्चर्य की बात है कि चौथा वर्ग भी नया उत्पन्न हो गया था, जो कि था नगरवासी, यानी कि अब शहर बस गए थे। पहले मेनली गांव होते थे पश्चिमी यूरोप में, है ना। आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि हम पश्चिमी यूरोप की बात कर रहे हैं पूरे के पूरे चैप्टर में। तो पहले गांव होते थे, लेकिन अब क्या हो गए, नगर बसने लगे, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा होने लगा, और पूरी की पूरी कहानी मैंने आपको अब बता दी है। ओके, तो चलिए इसको पढ़ते हैं। कृषि के विस्तार के साथ ही उससे संबंधित 3 क्षेत्रों, जनसंख्या, व्यापार और नगरों का विस्तार हुआ। वही बात जो मैंने आपको बताई, कृषि का विस्तार हुआ, लोगों को खाने को मिला, लोग ज़्यादा जी सके, जिसके कारण जनसंख्या बढ़ गई, ज़्यादा खाने को मिला, ज़्यादा लेन देन भी हुआ, चीज़ों का व्यापार भी बढ़ा, व्यापार बढ़ा, समृद्धि आई, और समृद्धि आई तो नगर बस गए। ये बात आप चैप्टर नंबर 2 से पढ़ते आ रहे हैं। मेसोपोटामिया में भी ऐसा हुआ और यूरोप में भी ऐसा हुआ। तो कुछ चीज़ें कॉमन होती है हर जगह इतिहास में, आप उन चीज़ों को कैच करिए और देखिए कि वो चीज़ें आज भी इसी तरह हो रही है या नहीं, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिलेट कीजिए, हिस्ट्री को जियोग्राफी से, जियोग्राफी को पोल साइंस से, चीज़ों को रिलेट करते चलिए, और सारे सब्जेक्ट को प्रेजेंट से भी रिलेट कीजिए। यूरोप की जनसंख्या जो 1000 ईस्वी में लगभग 420 लाख थी, वो बढ़कर 1200 ईस्वी में लगभग कितनी हो गई, 620 लाख हो गई, और 1300 ईस्वी में 730 लाख हो गई, है ना। तो कितनी वृद्धि आप देख रहे हैं, 200 सालों में 220 लाख बढ़ गए, है ना, 220 नहीं, सॉरी, 200 लाख बढ़ गए 200 सालों में, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, 100 साल में 130 लाख की वृद्धि होगी। तो इस प्रकार क्या हो रहा था, जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ रही थी, क्योंकि लोगों को ज़्यादा खाने को मिल रहा था। बेहतर खाएंगे, बेहतर जिएंगे। बेहतर आहार का अर्थ लंबी जीवन अवधि था। 13वीं सदी तक एक औसत यूरोपीय 8वीं सदी की तुलना में 10 वर्ष अधिक जी सकता था, यानी कि एक यूरोपियन व्यक्ति जो 8वीं सदी में जीता था, उससे 10 गुना वही व्यक्ति अगर 13वीं सदी में होता तो उससे 10 गुना ज़्यादा जी सकता था, है ना। मान लीजिए 8वीं सदी में कोई व्यक्ति है, वो कम जी रहा है, लेकिन अगर वही व्यक्ति 13वीं सदी में जीता, उसको अच्छा खाने को मिलता, तो वो 8वीं सदी के एज की बजाय 10 गुना ज़्यादा जी सकता था 13वीं सदी में। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों और बालिकाओं की जीवन अवधि छोटी होती थी, क्योंकि पुरुष बेहतर भोजन करते थे। जो स्त्रियां थी वो कम बेहतर भोजन करती थी, लेकिन जो पुरुष थे वो बहुत बढ़िया भोजन करते थे, जिसके कारण जो पुरुष है वो ज़्यादा लंबी अवधि तक जीते रहते थे। रोमन साम्राज्य के पतन के पश्चात उनके नगर उजाड़ और तबाह हो गए थे, परंतु 11वीं सदी में जब कृषि का विस्तार हुआ और वह अधिक जनसंख्या का भार सहने में सक्षम हुई, तो नगर फिर से बनने लगे। जिन कृषकों के पास अपनी आवश्यकता से अधिक खाद्यान्न होता,
उन्हें एक ऐसे स्थान की आवश्यकता महसूस हुई जहां वे अपना बिक्री केंद्र स्थापित कर सके और जहां से वह अपना उपकरण और कपड़े खरीद सके। वही बात जो मैंने आपको पहले बताई, यहाँ पे रोमन साम्राज्य का और उदाहरण दिया गया है कि रोमन साम्राज्य जब था, जितने में रोमन साम्राज्य फैला हुआ था, वो सारा का सारा क्षेत्र समृद्ध था। शहर बसे हुए थे, पश्चिम में भी शहर बसे हुए थे, पश्चिम यूरोप में भी शहर बसे हुए थे। लेकिन जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन हुआ, नए नए जो जनजाति थी, समूह थे, उन्होंने आक्रमण किया, वो राजा बने, तो एक तरह से राजनीतिक खंडता आ गई, यानी कि राजनीतिक रूप से जो यूरोप था वो टूट गया। और जब राजनीति में परिवर्तन आता है वो हमें अफेक्ट करती ही है। तो राजनीति का प्रभाव कृषि पर भी पड़ा, तो जो क्षेत्र समृद्ध था वो फिर से गांव में बदलने लग गया था। लेकिन जैसे ही 11वीं सदी में उत्पादन बढ़ा, उसके कारण क्या हुआ, वो एरिया फिर से क्या होने लगा, शहरीकृत होने लगा। ओके, तो किसानों ने खाद्यान्न उगाया, उनके पास अतिरिक्त खाद्यान्न रहा, तो उनको आवश्यकता महसूस हुई कि वो उस खाद्यान्न को बेचे और बेचने के लिए कुछ बिक्री केंद्र स्थापित किए गए। बिक्री केंद्र में क्या होता, किसान अपना अनाज देता, और किसान को किसकी ज़रूरत होती है, कपड़े की ज़रूरत होती है, और खेती करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, उपकरणों की ज़रूरत होती है, यानी कि जो हल वगैरह होते हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनकी ज़रूरत होती है। तो वो क्या कर लेता, अन्न दे देता, कपड़े खरीद लेता या फिर कोई उपकरण खरीद लेता। इन ज़रूरत से मियादी हाट मेलों को बढ़ावा मिला और छोटे विपणन केंद्रों का विकास किया, जिसमें धीरे धीरे नगरों के लक्षण विकसित होने लगे। तो इस प्रकार दुकानें बनने लगी, और दुकानें बनने लगी, व्यापार होने लगा, तो आपको पता ही है क्या बसेंगे, शहर बसेंगे, नगर बसेंगे। एक नगर चौक, चर्चों, सड़कों, जहाँ पर व्यापारी घर और दुकानों का निर्माण कर सके, और एक कार्यालय जहाँ से नगर पर शासन करने वाले व्यक्ति मिल सके। तो एक नगर में क्या होता, चौक होती, चर्च होता, सड़कें होती, सड़कों पर व्यापारी घर और दुकानों का निर्माण होता, और एक कार्यालय भी होता जहाँ से नगर पर शासन करने वाला व्यक्ति मिल सके, है ना। तो दो तरह के यहाँ पे नगर विकसित हुए हैं। आपको अगली लाइन में कहा गया है, दूसरे स्थानों पर नगरों का विकास बड़े दुर्गों, बिशपों की जागीरों और बड़े चर्चों के चारों तरफ होने लगा। तो फोकस क्या है हमारा इस पैराग्राफ में, हम नगरों के बारे में पढ़ रहे हैं, शहरों के बारे में पढ़ रहे हैं ना। ये पैराग्राफ जो आज हम पढ़ रहे हैं, तो उसमें दो तरह के नगरों का विकास हुआ। दो तरह के, इस बात को ध्यान रखिए, दो दो तरह के नगरों का विकास हुआ। सबसे पहले तो वे जो कि व्यापार के कारण समृद्ध हुए। जैसे कि जो भी मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि कृषक अपनी चीज़ बेच रहे थे, दुकानें खुल रही थी, तो शहर का निर्माण हो रहा था, उसमें चौक होता था, चर्च होते थे, सड़कें होती थी, व्यापारियों के घर होते थे, व्यापारियों की दुकानें होती थी, ये सारी चीज़ें होती थी पहले प्रकार के शहरों में, पहले प्रकार के नगरों में, जो कि कृषि की समृद्धि के कारण क्या हुए थे, डेवलप हुए थे, विकसित हुए थे। तो जो दूसरे प्रकार के जो शहर थे, वो चर्चों के निर्माण के कारण विकसित हुए थे, है ना। आपको लास्ट लाइन में दिखाया गया है, दूसरे स्थानों पर नगरों का विकास बड़े दुर्गों, बिशपों की जागीरों और बड़े चर्चों के चारों तरफ होने लगा, है ना। ये बात भी आप आज देखने को आपको ये बात आज भी देखने को मिल सकती है कि जब भी किसी भी बड़ी इमारत का निर्माण हो रहा हो, है ना, मान लीजिए मंदिर का निर्माण हो रहा है, मान लीजिए चर्च का निर्माण हो रहा है, तो क्या होगा, चर्च के लिए ईंट भी लगेगी, मजदूर भी आएंगे, तो वो मजदूर उस जगह पर काम करने के लिए आएंगे, मजदूर वहाँ पर रहेंगे, काम करेंगे, मजदूरों को भूख भी लगेगी, तो वहाँ पे एक चाय वाला अपनी स्टॉल लगा लेगा, चाय वाला अपनी दुकान खोल लेगा, चाय वालों को भी दूसरी ज़रूरत पड़ेगी। अब चाय वाला ये तो है नहीं कि रोज़ घर जाएगा, इतनी दूर से यहाँ पर आएगा, तो चाय वाला भी अपने घर को यहाँ पे ले आएगा। अब चाय वाले का घर आ गया, मजदूरों के घर भी यहाँ पर आ गए उसी जगह पर, है ना, क्योंकि अब मजदूर भी दूर दूर जाके नहीं आ सकते, वहीं पर बस जाएंगे जहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है। तो मजदूर वहाँ पर बस गए, तो मजदूरों को चाय की तो पूर्ति हो गई, लेकिन दूसरी चीज़ें भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, तो कपड़े की दुकानें भी आ गई, कपड़े वालों को भी दूसरी चीज़ें चाहिए। तो इस प्रकार बहुत सारे लोग क्या हो गए, वहाँ पर जहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा था वहाँ पर बसने लग गए, है ना। मजदूर आए, मजदूरों की ज़रूरत हुई, तो उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए दूसरे लोग आए, है ना। ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, यानी कि अब जो चाय वाला था उसको लगा था कि यहाँ पे उसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई दूसरा चाय वाला नहीं है, और मजदूर भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, तो उसे लगा कि उसकी बिक्री उस जगह पर अच्छी होगी, तो वो वहाँ पर चला गया, है ना। ये नहीं कि कोई किसी की मदद करने आया, मदद करने नहीं, बल्कि सब अपनी बिक्री बढ़ाने आए। तो इस प्रकार जहाँ पर जो निर्माण हो रहा है,
जो निर्माण हो रहा है, कोई भी निर्माण कार्य, मंदिर का, चर्च का, कोई भी बड़ी इमारत का निर्माण कार्य हो रहा है, तो उसके इर्द-गिर्द लोग बसने लगे, है ना? बसने लगे और जब वो लोग वहाँ पर बस गए, जनसंख्या बढ़ गई, तो क्या हुआ? वो एक शहर के रूप में विकसित हो गया। तो 2 तरह के शहरों का विकास हुआ है, एक तो जो कृषि की समृद्धि के कारण विकसित हुए थे और दूसरे जो जो चर्चों के निर्माण के कारण, है ना? जो चर्चों के निर्माण के कारण विकसित हुए थे, उसके बड़े चर्चों के इर्द-गिर्द वो बस गए थे, है ना? जब दुर्ग बन रहे थे, हमने पढ़ा ना कि जो मेनर की जागीर होती थी, उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खींच दी जाती थी, जिसको दुर्ग कहा जाता था। तो दुर्ग का निर्माण हो रहा था, आपको पता है कि कितनी बड़ी जागीर होती थी, उसकी तरफ बाउंड्री खींचनी कितने ज़्यादा मज़दूर लगते होंगे। तो इस प्रकार जब बड़े दुर्गों का क्या हो रहा था, बड़े दुर्गों का निर्माण हो रहा था, बड़े-बड़े चर्चों का निर्माण हो रहा था, तो इस प्रकार क्या हो रहा था, एक नए तरह के शहर भी बस रहे थे। क्लियर यहाँ तक? इससे पहले आपका मेरे ख्याल से इस लाइन पर ध्यान नहीं गया होगा कि 2 तरह के शहर विकसित हो रहे थे। अगर आपको पहले से ये बात पता थी, तो कमेंट में बता दीजिएगा और अगर नहीं पता थी, तो अब सुन लीजिएगा। नगरों में लोग सेवा के स्थान पर उन लॉर्डों की जिनकी भूमि पर नगर बसे थे, कर देने लगे। वही बात कि पहले तो श्रम करते थे जो कृषक, लेकिन अब क्या कर रहे, अब वो भूमि अभी भी लॉर्ड की थी, ये नहीं कि लॉर्ड कहीं और चला गया, वही गांव अब शहर में बदल गया था, भूमि तो लॉर्ड की ही रहेगी। अब क्या करने लगे थे लोग, अब शहर में बस गए। शहर में आपको पता है कि कितनी एडवांस हो जाती है लाइफस्टाइल, तो वहाँ पे अब लोग श्रम नहीं करने लगे। अब लोग खेती करते और उत्पादन अपने पास रखते, बल्कि लॉर्ड को क्या कर देते, अपना कर दे देते, अपना पैसा दे देते। नगरों ने कृषक परिवारों के जवान लोगों को वैतनिक कार्य और लॉर्डों के नियंत्रण से मुक्ति की अधिक संभावनाएं प्रदान की। अब देखिए, लॉर्ड का लोगों के ऊपर जो डायरेक्ट दबाव था, जो डायरेक्ट प्रेशर था, वो क्या हो गया, कम हो गया, बिल्कुल रहा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ महीने के अंत में आके जो किसान था, वो अपना क्या कर देता, कर दे देता। सिंपल सी बात। अब क्या हुआ, जो लोड के लिए उनको अतिरिक्त कार्य करने पड़ते थे, जैसे कि किसान के परिवार को आके लोड के लिए कार्य करने पड़ते थे, कितने सारे हमने पढ़ा, है ना? महिलाओं को, बच्चों को, किसान को भी क्या करना पड़ता था, उसको सेना में भर्ती होना पड़ता था कुछ दिनों के लिए, 40 दिन का जो हमने टाइम पीरियड पढ़ा, नहीं 40 दिन नहीं, साल के कुछ 365 कुछ ऐसे दिन थे। तो इतने दिन उसको क्या करना पड़ता था, टाइम निकाल के लोड के लिए सैनिक सेवा भी प्रदान करनी पड़ती। तो ये सारे जो काम थे, इनके लिए क्या मिल गया, किसान को छुट्टी मिल गई, है ना? किसान अब लगभग लगभग स्वतंत्र हो गया, सिर्फ और सिर्फ कर दिया और छुटकारा मिल गया। तो आगे क्या कहा गया कि नगर की हवा स्वतंत्र बनाती है। उन दिनों ये जो कहावत थी, वो बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। स्वतंत्र होने की इच्छा रखने वाले अनेक कृषक दास कृषक दास भागकर नगरों में छिप जाते थे। अपने लॉर्ड की नज़रों से 1 वर्ष व 1 दिन तक छिपे रहने में सफल होने वाला कृषक दास एक स्वाधीन नागरिक बन जाता था। नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति या तो स्वतंत्र कृषक या फिर भगोड़े कृषक थे, जो कार्य की दृष्टि से अकुशल श्रमिक होते थे। दुकानदार और व्यापारी बहुतायत में थे, है ना? तो एक तरह से क्या है, अब नगर जब बसने लग गए, तो जो कृषक दास थे, है ना? कृषक दास थे, यानी कि जो लोड उनके ऊपर अभी भी डायरेक्ट बनाए हुआ था, डायरेक्ट प्रेशर बनाए हुआ था, वो तो अभी भी लोड के दास थे। तो उन्होंने भी तरीका निकाल लिया। क्या शर्त रखी गई कि अगर एक कृषक दास 1 वर्ष या फिर उससे अधिक वर्ष तक नगरों में छिप जाता है और लॉर्ड को वो मिलता ही नहीं, तो एक स्वतंत्र नागरिक बन जाएगा, यानी कि अब वो दास नहीं रहेगा लॉर्ड का। अगर जो लॉर्ड से 1 वर्ष या फिर उससे अधिक अवधि के लिए छिप जाता है, लॉर्ड को वो नज़र ही नहीं आएगा, तो वो क्या बन जाएगा, एक स्वतंत्र नागरिक बन जाएगा। जो कृषक दास थे, वो भी क्या करते थे, खुद को स्वतंत्र रखने की क्या करते थे, इच्छा रखते थे, है ना? अगर आपको कोई दास बना ले, तो आप भी चाहेंगे कि आप किसी के दास क्यों क्यों बनना चाहेंगे? तो इस प्रकार जो कृषक दास होते थे, वो भी क्या होने लगे, स्वतंत्र होने लगे। नगरों की हवा स्वतंत्र बनाती है। नगरों में रहने वाले अधिकतर व्यक्ति या तो स्वतंत्र कृषक थे। नगरों में कौन रहते थे, वही लोग रहते थे ना जो स्वतंत्र कृषक थे, जिसके बारे में हमने पढ़ा। इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, अभिजात वर्ग की जनसंख्या कम थी। चर्च के जो पादरी लोग होते थे, इनकी भी जनसंख्या कम थी, लेकिन जो कृषक और कृषक दास होते थे, इस संख्या में बहुत ज़्यादा थे। अब वही क्षेत्र शहरीकृत हो गया, तो उस क्षेत्र में जनसंख्या किसकी ज़्यादा होगी, उन्हीं लोगों की होगी ना, जो स्वतंत्र कृषक थे। और जो कृषक दास थे, जो भाग गए थे, जो भगोड़े कृषक दास थे,
है ना? जो कृषक दास अभी भी हैं, उनको लॉर्ड के लिए कार्य करना पड़ता है, वो नगर में नहीं रह सकते। लेकिन जो कृषक दास भाग गए हैं, जो भगोड़े हैं, वो नगर के नागरिक बन जाते थे, है ना? और उनमें से बहुत सारे अकुशल होते थे, जो भाग गए, जो काम से भाग गए, वो अकुशल ही होगा, है ना? वो कुशल कैसे होगा? वो अपने काम में पारंगत कैसे होगा? अकुशल का मतलब यहाँ पे आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब नगरों में क्या होता है? नगरों में खेती ज़्यादा नहीं होती, नगरों में व्यापार होता है, अन्य तरह की गतिविधियाँ होती है, सेवा की, है ना? सेवा आप पढ़ चुके हैं, तृतीयक क्षेत्र इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में। तृतीयक क्षेत्र होता है, द्वितीयक क्षेत्र ज़्यादा होता है नगरों में, है ना? फैक्ट्रियाँ वगैरह होती है, जो दूसरे श्रम होते हैं, सेवा के जो कार्य होते हैं, वो नगरों में होते हैं। लेकिन जो खेती वाला कार्य है, जो प्राथमिक क्षेत्रक है, वो बहुत ही कम होता है। अब जो वो कृषक दास भाग के आए हैं, वो कृषि के अलावा कुछ और जानते ही नहीं, वो खेती के अलावा कुछ और करना जानते ही नहीं। इसलिए नगरों में जो कृषक दास भगोड़े बनकर आए हैं, उनके लिए आपकी बुक में अकुशल श्रमिक शब्द का प्रयोग हुआ है, यानी कि नगरों में जो काम होते थे, वो उनको करने के योग्य नहीं थे, जो कृषक दास भाग कर आए हैं, है ना? वो तो सिर्फ और सिर्फ खेती करना जानते हैं, और नगरों में आपको पता है कि खेती बिल्कुल भी नहीं होती, बहुत कम होती है। तो इस प्रकार यहाँ पे आपका अकुशल श्रमिक प्रयोग हुआ है ना? चीज़ों को ध्यान से देखिए, समझिए, डाउट क्रिएट कीजिए। दुकानदार और व्यापारी बहुत रियायत में थे। दुकानदार और व्यापारी तो होंगे ही नगरों में। नगर टिका ही किन पर है? व्यापारी लोगों पर टिका है। बाद में विशिष्ट कौशल वाले व्यक्तियों जैसे कि साहूकार और वकीलों की आवश्यकता हुई। बड़े नगरों की जनसंख्या लगभग 30,000 होती थी। ये कहा जा सकता है कि उन्हें समाज का एक चौथा वर्ग बना लिया था। ओके, अब जो कृषक दास होते थे वो तो अकुशल होते थे। अब शहर बस गया, तो जैसे जैसे शहर बसे, उसका विकास हुआ, तब कुशल श्रमिक भी आने लगे, यानी कि कुशल लोगों का भी विकास होने लगा। कुशल यानी कि जो शहर में होने वाली गतिविधियों को अच्छी तरह से करना जानते थे। जैसे कौन कौन? साहूकार लोग, ओके। और आपके वकीलों की आवश्यकता हुई। जैसे जैसे शहर बनते हैं, उस तरह जो सेवा का जो क्षेत्रक है, यानी कि जो आपका तृतीयक क्षेत्र है, उसका विकास होने लगता है। ओके, तो वकीलों की आवश्यकता हुई और आपके साहूकारों की आवश्यकता हुई, जैसे जैसे व्यापार बढ़ा, जैसे जैसे मुद्रा विनिमय बढ़ा, है ना? अब वकीलों की ज़रूरत क्यों हुई? कोई ना कोई डिस्प्यूट हो जाता, कोई ना कोई बहसबाजी हो जाती, अब वकीलों की ज़रूरत पड़ने लगी। अब शहरों का निर्माण हो रहा है, अच्छे अच्छे घर बनाने हैं, तो इस प्रकार शिल्पकार लोगों की भी ज़रूरत पड़ने लगी। लोगों की मौज मस्तियाँ बढ़ रही है, ऐशो आराम बढ़ रहा है, तो चित्रकार लोग भी आने लगे, कवि भी आने लगे। तो इस प्रकार जो नगरों में कुशल लोग थे, वो धीरे धीरे आने लगे। क्लियर? नगरों की जनसंख्या लगभग कितनी होती थी? 30,000। एक नगर की जनसंख्या कितनी होती थी? लगभग 30,000 होती थी। और ये कहा जा सकता है कि उन्होंने अब समाज का चौथा वर्ग बना लिया था। ओके, आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी था, जिसको गिल्ड कहा गया है। प्रत्येक शिल्प या फिर उद्योग एक श्रेणी के रूप में संगठित था। यह एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की गुणवत्ता, उसके मूल्य और बिक्री पर नियंत्रण करती थी। आर्थिक संस्था का आधार थी आपकी श्रेणी। श्रेणी क्या है? एक तरह की संस्था है, एक तरह का उद्योग भी है ना? और एक तरह का शिल्प भी है। गिल्ड को, श्रेणी को आप इस तरह समझिए कि एक ही तरह का काम जानने वाले लोग, है ना? यानी कि साहूकार साहूकार लोग, आपके शिल्पकार शिल्पकार लोग, या फिर आपके जो वकील वकील लोग, ये सभी एक तरह से इकट्ठे हो जाते हैं और अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, है ना? एक ही तरह के उसको, एक ही तरह की कला को, है ना, एक ही तरह की कला को जानने वाले लोगों के समूह को क्या कहा गया? गिल्ड कहा गया। अब ये क्या होता है? एक ही कला को, मान लीजिए जो चित्रकार लोग हैं, वो अपना एक समूह बना रहे हैं। जैसे कि अब क्या होता है, जो म्यूजिक म्यूजिक कंपनी है, कंपनी को छोड़िए, जो म्यूजिक लोग बजाते हैं, गाते हैं, उनका एक समूह होता है। जैसे कि यूट्यूब पर अभी एक चैनल है सनम, तो क्या है सनम? एक तरह का आप गिल्ड समझिए, आज से रिलेट करके मैं आपको बता रहा हूँ। तो यूट्यूब पे एक चैनल है सनम, उसमें क्या है, 4-5 लोग हैं, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है ना? कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई कंपोज कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो क्या है, उनका इंटरेस्ट एक ही है, वो एक ही कला को जानते हैं, वो गाना गाने को और गाना बजाने को जानते हैं। क्लियर? और क्या है, उनका एक ग्रुप है, उनका एक समूह है ना? एक तरह से वो उद्योग भी है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, संगीत का उत्पादन कर रहे हैं, संगीत को उत्पादित कर रहे हैं, और उद्योग में क्या होता है? उत्पादन होता है। वो एक तरह का उद्योग भी है, एक तरह का शिल्प भी है। शिल्प शिल्प यानी कि कला, एक तरह की कला भी है उनकी, और एक तरह का उनका आर्थिक आधार, उनका एक क्या है, संस्था भी है एक तरह की। तो
यूरोप में क्या होता था, इस तरह की जो श्रेणी थी, इस तरह की जो गिल्ड थी, वो बहुत ज़्यादा पाई जाती थी। किसी भी चित्रकार को उसके एक अकेले नाम से नहीं जाना जाता था। आप 7th चैप्टर में पढ़ेंगे कि किसी भी एक चित्रकार को, आज तो हम जानते हैं कि ये चित्रकार रवि वर्मा बहुत ही बड़े चित्रकार हुए, लेकिन पहले यूरोप में शुरुआती दौर में क्या हो रहा था कि किसी भी चित्रकार को, किसी भी कलाकार को उसके नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि उसकी गिल्ड के नाम से जाना जाता था। जिस समूह का सदस्य था, उस समूह के नाम से उसको जाना जाता था। तो इस तरह जो शहरी व्यवस्था थी, जो नगर थे, उसमें जो आर्थिक संस्था का आधार थी, वो कौन थी? आपकी गिल्ड थी, आपकी श्रेणी थी, है ना? यानी कि एक ही कला को जानने वाले, एक ही कला में इंटरेस्ट रखने वाले लोग क्या हो गए, उन्होंने एक ग्रुप बना लिया। जैसे आज हमारे यहाँ पर व्यापारियों की यूनियन होती है, तो इसी तरह हर एक क्षेत्र जितने भी होते हैं शहर में, चाहे वो कवियों का हो, चाहे वो चित्रकारों का हो, चाहे वो शिल्पकारों का हो, साहूकारों का हो, वकीलों का हो, तो उनका क्या हो जाता है, गिल्ड बन जाता है, उनका एक समूह बन जाता है, उनकी क्या बन जाती है, एक श्रेणी बन जाती। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहा होगा। एक ऐसी संस्था थी जो उत्पाद की मूल्य, उत्पाद की गुणवत्ता और उसकी बिक्री को नियंत्रित करती थी। श्रेणी सभागार प्रत्येक नगर का एक आवश्यक अंग था। श्रेणी सभागार यानी कि वो जगह है जहाँ पर इन श्रेणियों की, इन गिल्डों की, इन समूहों की क्या होती है, मीटिंग होती है। सभा सभागार क्या होता है, जहाँ पर इनकी मीटिंग होती थी, श्रेणी सभागार। यह आनुष्ठानिक समारोह के लिए था, जहाँ गिल्डों के प्रधान औपचारिक रूप से मिला करते थे। अब एक समूह है, समूह का कोई एक प्रधान चुन लिया जाता था, और श्रेणी सभागार में क्या होता था, सभी गिल्ड के सारे के सारी गिल्ड यानी कि सारी की सारी श्रेणी आती, मिलती, उनके प्रधान आपस में बातचीत करते, अनुष्ठान समारोह इत्यादि होते थे। पहरेदार नगर के चारों ओर गश्त लगाकर शांति स्थापित करते थे। संगीतकारों को प्रतिभोजों और नागरिक जुलूसों में अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया जाता था। सराय वाले यात्रियों की देखभाल किया करते थे। तो इस तरह जो समारोह होता था उस वक्त गिल्ड का यानी कि श्रेणी के जितनी भी श्रेणी होती थी वो सभी आती थी, अनुष्ठान इत्यादि होते थे, प्रधान आपस में मिलते थे, बातें करते थे। तो इस तरह से वो बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था थी उस वक्त, गिल्ड। क्लियर? यहाँ तक इसमें डाउट नहीं रहना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। चलिए आगे चलते हैं। 11वीं सदी आते आते पश्चिम एशिया के साथ साथ नवीन व्यापार मार्ग विकसित हो रहे थे। स्कैंडिनेविया के व्यापारी वस्त्र के बदले फर और शिकारी बाज लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिण की समुद्री यात्रा करते थे, और अंग्रेज व्यापारी रांगा बेचने के लिए आते थे। 12वीं सदी में फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा था। ओके, तो अब क्या हो रहा था, व्यापार बढ़ रहा है। अब आपस में तो लोग, वहाँ के लोग, स्थानीय लोग तो आपस में व्यापार कर ही रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, देशों के बीच में भी व्यापार बढ़ रहा था, इनकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा था, नए व्यापार मार्ग विकसित हो रहे थे। यहाँ पे आपको पश्चिम एशिया के साथ, यानी कि हाँ, जो हमारा अरब वाला एरिया था, हम पढ़ चुके हैं, अरब में जो हमने पढ़े थे, उनके साथ इन लोगों का, पश्चिमी यूरोप वाले लोगों का नया व्यापार स्थापित हो रहा था, नए नए व्यापार मार्ग बन रहे थे। जैसे कि स्कैंडिनेविया के व्यापारी वस्त्र के बदले फर और शिकारी बाज लेने के लिए उत्तरी सागर से दक्षिण की समुद्री यात्रा करते थे। तो स्कैंडिनेविया कहाँ है? यहाँ पे मान लीजिए आपका ये फ्रांस है, फ्रांस के ऊपर हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे आपका इंग्लैंड है, और इंग्लैंड के ऊपर है आपका स्कैंडिनेविया। तो क्या होता था, जो स्कैंडिनेविया के व्यापारी, स्कैंडिनेविया आज नहीं है, जो आज के जो हमारे डेनमार्क इत्यादि जो देश हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो पहले उन सभी को, डेनमार्क इत्यादि को संयुक्त रूप से स्कैंडिनेविया कहा जाता था। तो जो स्कैंडिनेविया के व्यापारी थे, वो दक्षिण की यात्रा करते थे, उत्तरी सागर से दक्षिण की समुद्री यात्रा करते थे, है ना? ये बिल्कुल ऊपर हो गया। अब यहाँ पे आपका अरब इत्यादि है, यहाँ पे हमारा भारत है, चीन है। तो इस प्रकार ये क्या करते थे, ऊपर से आते, दक्षिण की यात्रा करते, और जो ये पश्चिम मार्ग था, यानी कि सॉरी, जो दक्षिण की यात्रा करते हुए पश्चिमी एशिया थी, है ना, उत्तरी सागर से आए, दक्षिण की ओर बढ़े, है ना, दक्षिण की ओर बढ़े, और यहाँ पे जो हमारी पश्चिमी एशिया थी, जो अरब वाला इलाका था, उनके साथ व्यापार करते। और किस चीज़ का व्यापार करते? वस्त्र के बदले फर लेते और शिकारी बाज लेते। ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर नंबर 4 में, व्यापार वाले पैराग्राफ में, याद कीजिएगा, बुक के पेज पलटिए, वहाँ पे आपको इसका भी जिक्र मिल जाएगा।
तो क्या है, स्कैंडिनेविया में इस तरह व्यापार हो रहा था। पहले नहीं होता था, लेकिन जैसे ही नगर बसे तो नए-नए व्यापार मार्ग बनने लगे और जो अंग्रेज़ व्यापारी थे वो रांगा बेचने के लिए यहाँ पर आने लगे। कहाँ पर? पश्चिमी एशिया में, ठीक है ना? तो पश्चिमी एशिया के साथ कनेक्शन बढ़ रहा था, जैसे-जैसे व्यापार बढ़ रहा था। पहले दस्तकारों को 12वीं सदी तक फ्रांस में वाणिज्य और शिल्प विकसित होने लगा था। वाणिज्य, कॉमर्स, वाणिज्य और व्यापार में भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो वाणिज्य भी विकसित होने लगा था, यानी कि कॉमर्स का भी डेवलपमेंट होने लगा था और शिल्प भी विकसित होने लगा था कि किस तरह चीज़ों को अच्छी ढंग से किया जाए। शिल्प शिल्प क्या होता है? किसी भी चीज़ को बहुत ही अच्छी ढंग से करना। जैसे कि घर बना रहे हैं, घर घर का शिल्प कैसा होना चाहिए, है ना? घर का डिज़ाइन किस तरह होना चाहिए, हम कोई लिख रहे हैं, उसका शिल्प कैसा होना, काम करने का तरीका। तो काम करने के तरीके और जो व्यापार वाणिज्य था वो फ्रांस में विकसित नए-नए आयामों में हो रहा था। पहले दस्तकारों को एक मैनर से दूसरे मैनर में जाना पड़ता था, पर अब उन्हें एक स्थान पर बसना अधिक आसान होने लगा जहाँ वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके और फिर अपनी जीविका के लिए उसका व्यापार किया जा सके। अब जो दस्तकार लोग होते थे उनको भी अब ये शहर अच्छे लगने लगे, क्योंकि एक मैनर से दूसरी मैनर में जाना पड़ता काम करने के लिए, कृषि करने के लिए। लेकिन अब क्या हुआ, वो दस्तकार एक ही जगह पर रहने लगे, उसी उसी को अपना खेत बना लिया, वहीं पर खेती करते और वहीं पर जो अतिरिक्त अनाज होता उसको वहीं पर बेचते थे। तो इस प्रकार लोगों को बहुत सारी सुविधाएँ मिली। जैसे-जैसे नगरों की संख्या बढ़ने लगी और व्यापार का विस्तार होता गया, नगर के व्यापारी अधिक अमीर और शक्तिशाली होने लगे और अभिजात्यता के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगे। ओके, तो ये सारा हमारा नगरों के बारे में था। हमने बहुत सारी बातें नगरों के बारे में जानी। लास्ट लाइन को भी एक बार ध्यान से देख लेते हैं कि जिस तरह नगरों का विकास बहुत तेज़ी से हुआ, नगर विकसित हो रहे थे, हमने पढ़ा इसके बारे में कितना सारा। तो जिस तरह नगर विकसित हो रहे थे, व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी व्यापार में संलग्न थे और जितने ज़्यादा व्यापार होगा, व्यापारी उतने ज़्यादा समृद्ध होंगे। तो जो व्यापारी थे वो धीरे-धीरे अमीर होते जा रहे थे और जो अभिजात वर्ग था, उनके साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, यानी कि जो लॉर्ड लोग थे, उनके साथ खड़े हो रहे थे समृद्धि के क्षेत्र में आपके व्यापारी लोगों के। तो जो ये नगर बसे, जब पश्चिमी यूरोप में नगर बसे, उसके कारण बहुत सारे परिवर्तन आए और इन परिवर्तनों ने जो सामंतवाद की व्यवस्था थी उसके सामाजिक और आर्थिक संबंधों को प्रभावित किया। तो एक ही टॉपिक पर आधे घंटे से ऊपर का लेक्चर बन गया। मैंने सोचा था कि सारा चैप्टर आपको इसी लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग, और अपने डाउट कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।